खालिद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। स्विट्ज़रलैंड में एग्रीमेंट हो गया, अब 60 रोज़ के लिए पाबंदियाँ ख़त्म, असासे बहाल होना शुरू हो गए हैं। कैसे देखते हैं कि ईरान जो है एक नए दौर का आगाज़ करने जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया बलोच साहब, आपने इनवाइट किया है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि 47 सालों से मुल्क सैंक्शन में था और बहुत ज़्यादा पाबंदियां, हार्डशिप, ज़ाहिर है दुनिया में तीसरे नंबर पर ऑयल और गैस के उसके पर रिजर्वायर्स हैं। हम्म। लेकिन उसके लोगों को 47 सालों में इतनी हार्डशिप, करेंसी की डिवैल्यूएशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ओवरऑल इकोनॉमी बड़ी क्रिपल्ड रही है उनकी। वो सिर्फ और सिर्फ एक चाइना को एक्सपोर्ट करते थे रोज़ाना की बुनियाद पर 1.38 बिलियन बैरल रोज़ाना, जो कि ईरान का तो तकरीबन 85 से 90% था, सिर्फ 13% चाइना की रिक्वायरमेंट पूरी करता था। इसके अलावा वो किसी मुल्क को नहीं एक्सपोर्ट कर पाए, और ये भी जो चाइना को भी एक्सपोर्ट करता था वो बहुत ही मार्जिनलाइज रेट्स के ऊपर, क्योंकि और किसी मुल्क की हिम्मत नहीं होती थी उनसे लेने की। जी। तो ये एक पहली दफा उनको 47 सालों में सही मानों में अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसमें वो तेल एक्सपोर्ट करेंगे। ना सिर्फ तेल, गैस, बल्कि उनकी इकोनॉमी विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी जो उनकी कॉम्प्रोमाइज जो हुई थी इतने अरसे से, वो कवर होगी। पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है, जिस तरफ आपने वेलकमिंग इशारा किया कि पाकिस्तान बड़ा वेलकम कर रहा है और वो जस्टिफाइड है। एक न्यू फाउंड रियलिज्म ईरानी दोस्तों में भी आया है कि ओवर द इयर्स उन्होंने इंडिया के साथ भी दोस्ती पैरेलल रखी, नॉट एरार को हमारी कीमत पर नहीं, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट रखी। हम्म। जून 2025 में भी आपने देखा जब हमले हुए उनके रेडार सिस्टम पर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया ड्रोन से, तो वो ड्रोन ईरान की सरजमीन के अंदर से लॉन्च किए गए थे। हम्म। मुसाद ने लॉन्च किए थे। बाद में ईरानी दोस्तों ने रियलाइज किया कि उसको जो चाबहार पे इंडियन वर्कर काम कर रहे थे उनकी कनाइवेंस थी। मैं उन तमाम वर्कर्स को नहीं ब्लेम कर रहा, लेकिन अंडर द गार्ब ऑफ इंडियन वर्कर्स ये लॉन्च किए गए थे विद इन ईरान। जी तो जी। ईरान को पहला झटका या पहली रियलिज्म तो उस वक्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा कोमिंग की, फिल्टर आउट किया कि कौन कौन जासूस हैं उनकी सफों में घुसे हुए और कौन से गद्दार हैं। अब अगर रही सही कसर रह गई थी तो अब बाद में आपने देखा जंग के दौरान इंडिया ने वो एक बहरी जहाज था नेवी का, ईरानियन नेवी का, जिसको सेल ऑफ करा दिया, जो गुडविल विजिट पर गया हुआ था इंडिया, जी जी। और अमेरिका के टॉर्पेडो ने श्रीलंका के बॉर्डर के पास उसको निशाना बनाया था। वो डबो दिया गया था, 160 लोग जान से गए थे। ये इंडिया का मेहमान था बुनियादी तौर पर, और हम्म। रेस्क्यू किसने किया था? श्रीलंकन नेवी ने। इंडियन नेवी ने नहीं रेस्क्यू किया था। तो वो इन मेरा ख्याल है ईरानी दोस्तों को बहुत बेहतर समझ आ पाई है। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आखिरी बात इसके ऊपर यह है कि 26 फरवरी को नेतन्याहू को मिलने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तेल अवीव में थे। 28 फरवरी को जंग हुई है, यानी जी 48 घंटे पहले वो वहीं थे। जी। उन्होंने कड़ियाँ समझा मिलती था हैं कि सर। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, क्योंकि उन्होंने समझा था कि शायद ये वॉकवे होगा, सिर्फ फराम टेक ओवर कर लेगा अमेरिका और इसराइल जाकर, उसके बाद मेरी बहुत गुडविल होगी क्योंकि जी मैं जी। तो पहले ही एक फ्रेंडशिप इन्वेस्ट करके जा रहा हूँ। वो भी बैकफायर कर गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकली है और एफर्ट से निकली है, क्रेडिबिलिटी हमने अर्न की है। आने वाले वक्तों में मुझे उम्मीद है कि इसके बेहतर असरात पाकिस्तानी लोगों को तक भी पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है साजिद तलड़ साहब। एग्रीमेंट हो गया, अब स्विट्ज़रलैंड में जो है डायलॉग हो रहे हैं, उसकी जो लिटिगेटी है वो भी उस पर बात हो रही है कि सासे कैसे बाल होने हैं, एटमी प्रोग्राम जो है उसका क्या होना है, बाकी चीज़ें कैसे होनी है, वो तो खैर चलता रहेगा। आप क्या समझते हैं सर कि जो टारगेट था या जो जंग का मकसद था, आप समझते हैं कि अमेरिका ने हासिल कर लिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस लफ्ज से शुरू करना चाहूंगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान कामयाब बिल्कुल हुआ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने इस चीज से इसका इसका रिस्पॉन्ड किया था। तो और दूसरा, इसमें मैं जो देख रहा हूं, मेकिंग पाकिस्तान ग्रेट अगेन मूवमेंट, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इसमें वाहिद विनर है। और आज भी हम्म। शायद सुर्खियां पाकिस्तान के हवाले से, हमारे फील्ड मार्शल की तस्वीर आज भी वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी फ्रंट पेज पे लगाई, ठीक। जेडी वैंस के साथ शेक हैंड करते हुए। अब वो ऑब्जेक्टिव देखें दो, इसको मैं कई तनाजर से देखता हूं। मेरी कल एक सीटिंग थी रिपब्लिकन पार्टी के चीदा चीदा लीडरान के साथ, तो जी जो कि मुख्तलिफ एंगल से इसको देख रहे थे। अब देखिए, ईरान को मेन स्ट्रीम में लाना, कल ये मेरी डिस्कशन का हिस्सा था कि पहले ईरान से और रशिया से कम कीमतों पे तेल कौन ले रहा था? वो भारत और चाइना ले रहा था। हम्म। मैं बिलखसूस अब चाइना की बात करना चाहूंगा। चाइना जो था, स्मगल शुदा तेल ब्लैक मार्केट से वेनेजुएला और ईरान से लेकर अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा था, पैसे बना रहा था। उसको रोका गया है, और ईरान अब दुनिया की फेयर फेयर प्राइस पे अपना तेल बेचेगा, मार्केट की प्राइस पे तेल बेचेगा। हम्म। इससे अगर देखा जाए तो दुनिया में
कंज्यूमर को अच्छा असर पड़ेगा, लेकिन चाइना को महंगा तेल लेना पड़ेगा। इस तनाजुर से कल हमने डिस्कशन की कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर कि इस जंग में दर हकीकत प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या ऑब्जेक्टिव, इसमें से क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या पाया। इसमें इजराइल के लिए खतरा है, जीसीसी कंट्रीज की ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट आएगा इसका, लेकिन ईरान मेन स्ट्रीम में आएगा, ईरान की इकोनॉमी इंप्रूव होगी, ईरान के अवाम जो है वो सुख का साथ है। इसमें बिल्कुल ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ठीक। और अब पाकिस्तान का ताबनाक फ्यूचर, पाकिस्तान का बुनियानुल मरसूस से लेकर आज तक का सफर जो है वो अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कौम दुनिया को पता चल गया है हम जिंदा कौम है, हम अमन पसंद हैं और वी आर फुल ऑफ टैलेंट, चाहे अस्करी हो, चाहे सफारती हो, चाहे पॉलिटिकल हो। तो मैं ये समझता हूं विनर इसमें पाकिस्तान है। अमेरिका के अपने ऑब्जेक्टिव दर हकीकत अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने प्रायोरिटाइज किया था वो तो हासिल नहीं हुए जी। एब्सोल्युटली। वहां पे रजीम चेंज नहीं हुई, वहां पे गल्फ कंट्रीज एक दूसरे के साथ नहीं लड़े, इजराइल के ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए, ईरान एक पावर बन के उभरा है। तो दर हकीकत लेकिन फायदा उसमें जो एक चीज है कि आज की मैं स्टेटमेंट देना चाहूंगा जी। कि 39 शिप्स वहां से गुजर चुके हैं एक दिन में, मंडे वाले दिन। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप साहब ने कहा कि दुनिया आज पहले से ज्यादा महफूज है। और उसमें ईरानी सदर, जिस तरह आपने खुद फरमाया है, मसूद पेशकियान और इराकची साहब दोनों इस्लामाबाद में हैं। और इस तरह हकीकत वहां पे जो आगे डील साइन की जाएंगी, जी। जी। चौक होगा, बलूचिस्तान पुरअमन होगा, आप सस्ता तेल लेंगे, सस्ती गैस लेंगे और आपके हुनरमंद जो है वो ईरान जाके फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएंगे। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल में जो बिल्कुल। सिचुएशन है इस जी। वक्त अगर देखा जाए, जंगें 3 मुल्कों ने लड़ी, लेकिन जीती जंग मेरे वतन अजीज ने है, जिसपे मैं आज मेरा सर जो है फख्र से बुलंद है। नो डाउट। नो वेल डाउट। डन मार्शल सैयद आसम मुनीर एंड वेल डन टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। बिल्कुल। खालिद साहब, जैसे अभी तरड़ साहब ने भी जिक्र किया और पूरी दुनिया मुतरफ है, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में चर्चे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के, पाकिस्तान के चर्चे हैं, पाकिस्तान का की कोशिशों का एतराफ़ किया जा रहा है। और यही एतराफ़ जो है अभी ईरानी प्रेसिडेंट यहाँ पे आके खुद भी कर रहे हैं। और तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी हमने ईरानी पार्लियामेंट में सुने और उनकी गलियों कुचों में भी सुने। तो सर अब ये एग्रीमेंट तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट? क्या मजीद इस पे क्या हो सकता है? और जो 60 दिन का टाइम है, क्या आप समझते हैं कि इस टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें तय कर ली जाएंगी? लोई साहब, बहुत चैलेंजिंग है और ये सारे का सारा दारोमदार है प्रेसिडेंट ट्रंप पर। और वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्ट करना है इस मुआहदे को। ये चेन रिएक्शन रहा है पिछले दिनों। आपने देखा होगा कि इजराइल लेबनान पर बमबारी करता था, प्रेसिडेंट ट्रंप कंडेम करते थे, ईरान काउंटर करते हुए दोबारा एस्केलेशन शुरू कर देता था। तो ये डोमिनो इफेक्ट रहा है, जिसका मतलब ये है कि जितना इफेक्टिवली प्रेसिडेंट ट्रंप कंट्रोल कर सकेंगे नेतन्याहू को, उतना ही ईरान अबाइड बाय करेगा। अगर आप गौर से देखें तो इस एग्रीमेंट के पहला जो पैराग्राफ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, इसके पहले पैराग्राफ में 3 दफा लेबनान का जिक्र है। जी। इसका मतलब ये है कि ईरान बहुत सेंसिटिव है कि जितना पासदारी करेंगे, खास तौर पर इजराइल को रिफ्रेन करने में, होल्ड बैक करने में, उतना ही ज्यादा ऑब्लिगेटरी हो जाएगा ईरान पर। तो ये जो इसको कहते हैं ना, जो इसकी चाबी जो है कामयाबी की, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ओवर दीज डेज, उतना ही चांसेस बढ़ते जाएंगे कि 60 दिन के अंदर कंक्लूड हो जाएगा। खुदा ना खास्ता वायलेशंस होती रही, ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन होता रहा, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता रहा, उतना ही चैलेंजिंग भी होगा, उतना ही मुश्किल भी होगा और उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा इसके अंदर। तो मेरा ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, आई एम श्योर उन्होंने रियलाइज किया होगा, अगर उनको मिसलीड किया भी गया था पास्ट में, इजराइल की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन की गई थी, तब भी उन्होंने ये रियलाइज किया होगा कि इजराइल का लाइन टो करने के बाद उनके लिए ना सिर्फ ऑकवर्ड एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है, उसके बावजूद मिलिट्री वो पता नहीं हासिल कर सकी क्योंकि वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स फॉल्टी थे, उनको अंडर एस्टिमेट किया गया, किसी वजह से भी उस पर अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन जब नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो साबित करने के लिए कि मैं एक क्रेडिबल, जेन्युइन, फारसाइटेड लीडर हूं और मैं इसको ना सिर्फ रिस्टोर करूंगा बल्कि इंश्योर करूंगा कि इजराइल ऐसी मिसएडवेंचर ना करे। तो बॉटम लाइन इजराइल पर डिपेंडेंट है कि वो कितना इफेक्टिवली मैनेज होता है
या नहीं खुदा ना खास्ता होता, ना होने की वजह से सिर्फ इजराइल को तो कोई नुकसान नहीं होगा। उसने तो पहले ही इजराइल ने 4000 शहीद कर दिए लोग लेबनान में, 1 मिलियन के करीब डिस्प्लेस्ड हैं। जबकि ईरान में इतनी जंग के अंदर जब अमेरिका और ईरान इकट्ठी बमबारी की, उन्होंने 3000 से करीब टारगेटिंग की, उसमें तो 3400 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन लेबनान में 4000 लोग शहीद हुए हैं। और वजह यही है कि इजराइल ने इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया है कि आप, मैं, मीडिया, तारड़ साहब बातें ईरान की कर रहे थे और उधर इजराइल ने तबाही मचाई थी, जेनोसाइड किया और ह्यूमन ऑब्वियसली टॉलरेंस से बियॉन्ड उसने ऐसी दहशतगर्दी की है जो ऑब्वियसली कंडेम करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है।